की आवाज सुनवा दीजिएगा एक दफा। यस सर। ओके, तो अब बेटा ग्रुप टू के अंदर देखो कुछ ना कुछ बोलता रहना पड़ेगा, कि उसकी रीजन ये है कि आप अगर खामोशी से बैठेंगे ना तो नींद और जल्दी आ जाएगी आपको। तो ग्रुप टू का चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा। और ग्रुप टू जो है, कल मैंने थोड़ा बहुत लेआउट बता दिया था शुरू में, तो वहीं से ही जो है वो आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने कल आपको इतना बताया था कि पीरियोडिक टेबल का जब आप लेआउट देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल आपको देखने में कुछ इस तरह का लेआउट देता है कि पीरियोडिक टेबल का हमें लेआउट कुछ इस तरह का मिलता है कि यहाँ से ये कट जाता है, और उसके अलावा ये हम कल बात कर चुके हैं और वैसे तो, लेकिन दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुआज भी नहीं थे और फ्रेश सेशन है तो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। और कल जो बात मैंने आपको समझाई थी बड़ी अहम बात है, खासतौर पे अगर आप डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल को समझने चाह रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल आप देखने में आपको इस तरह का लेआउट दिखता है। और इसमें मैंने बताया था कि दो तरीकों से नंबरिंग होती है पीरियोडिक टेबल में। एक नंबरिंग जो है इसकी रोमन होती है, और एक नंबरिंग जो है इसकी वो यानी न्यूमेरिकल नंबरिंग्स में होती है। और उस हिसाब से नंबरिंग किस तरह से थी कि अगर रोमन उसमें नंबरिंग करें तो यहां पर ग्रुप 1 और 2 आ जाता है, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इस तरह के ग्रुप आ जाते हैं। और इसी तरह जो सेंटर वाला पार्ट है जिसे आप ट्रांजिशन फैमिली कहते हैं, यहां पर भी 8 ग्रुप हैं। कैसे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 1 और 2। यानी जब आप रोमन नंबरिंग करते हैं तो सेंटर वाला जो पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, आपको शायद देखकर पहली दफा हैरानी हो रही हो कि सर ने 8 3 बार लिख दिया है, फिर 3 पहले लिखा है, 1 बाद में लिखा है। जी हाँ, अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे तो सेंटर वाला पार्ट आपको ऐसे ही नंबर हुआ हुआ नजर आएगा। ठीक है जी। तो ये रोमन स्टाइल में अगर हम पीरियोडिक टेबल को नंबरिंग करते हैं जो पुरानी तरीके था, तो इस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन होती है। जब इसी को हम जो है ना न्यूमेरिक वे में करते हैं तो ये बन जा तो फिर नंबरिंग सीधी सीधी हो जाती है। ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो आपके सिलेबस में ग्रुप 2 है, तो वो ग्रुप 2 आप रोमन में कहें तब भी ग्रुप 2 है, और न्यूमेरिक में कहें तब भी ग्रुप 2 है। और दूसरा आपके सिलेबस में ग्रुप 17 है, जिसको अगर रोमन में कहेंगे तो वो ग्रुप 7 है, और न्यूमेरिकली वो ग्रुप 17 बनता है। तो ये दोनों एक ही बात है। तो इस वक्त हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 2 का, छोटा सा चैप्टर है। और इनऑर्गेनिक सेक्शन में पीरियोडिसिटी के चैप्टर के बाद आता है, हालांकि हम पहले कर रहे हैं। और इसमें जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर के हिसाब से सारे के सारे क्या हैं बच्चों? मेटल्स हैं। ठीक है, इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जवाब देते जाओ। अल्कली, या exactly, to be not alkali exactly, they are called as alkaline earth metals, sorry, alkaline earth metals। ठीक है, इनका जो नाम हमने रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है ये भी आपको बता देते हैं अभी थोड़ी देर में। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कल आखिरी जाते जाते कि इसकी डिवीजन क्या है इस चैप्टर को पढ़ने की, कि हम पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2, ये पैटर्न जहन में रखना बहुत जरूरी है। और मुझे आपका इनपुट नहीं आ रहा, हाँ हूं तो करते रहो। फिजिकल प्रॉपर्टीज यस ऑफ ग्रुप 2, सर। उसके बाद बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2, और उसके बाद, और ये इसमें काफी रट्टाफिकेशन हो जाती है, तो कोशिश हमारी यही है कि साथ साथ याद कराएं। उसके बाद आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, और फिर आ जाता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ये है हमारे इस चैप्टर का ओवरऑल
लर्निंग आउटकम। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। सबसे पहले हमने क्या कहा कि ग्रुप 2 को अमान हम लोगों ने क्या नाम दिया, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, किनको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा रीजन, ये सब तो स्कूल में पढ़ चुके होगे तुम लोग। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल सा बच्चों इसका रीजन होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहने का। और रीजन क्या है बेटा अलीना मुबशिर, कि अगर आपको याद हो तो ओ लेवल्स में आप पढ़ के आए ग्रुप 1 होता है अल्कली मेटल्स, इनको अल्कली नहीं अल्कलाइन अर्थ कह रहे हैं, यानी अल्कली का वर्ड उसके साथ अर्थ मेटल भी आ गया है। तो इसमें तीन बातें समझने की हैं। पहला तो ये मेटल्स हैं, और मेटल्स किसे कहते हैं आप, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब है इनका जो स्ट्रक्चर है वो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए मेटल कहला रहे हैं। अल्कलाइन क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि अल्कलाइन अल्कली से निकला है, और अल्कली का मतलब क्या होता है कि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स, मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स of these metals are soluble bases। अगर आपको ओ लेवल्स याद हो तो ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि जो बेसिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसे हम अल्कली कहते हैं, ठीक है जी। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन एलिमेंट ये मेटल्स हैं और इनके जो कंपाउंड्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स वो पानी में सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं, पानी में सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं, यानी पानी में उनकी बेसिस मेजॉरिटी की डिसॉल्व हो जाती है। और अर्थ का वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे ये ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, यानी जमीन की जो लेयर्स हैं, जमीन की जो चट्टाने हैं, जमीन की जो लेयरिंग हुई है, ज्यादातर एलिमेंट्स, ज्यादातर ये जो मेटल्स हैं ये हमें उन मेटल्स या इनके जो कंपाउंड्स हैं वो अर्थ क्रस्ट की लेयर में से हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स मैंने जोड़ दिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहली चीज कि व्हाई वी कॉल देम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द रीजन इज that these elements and their compounds are obtained from earth crust. They are metals because they contain large number of free electrons, and most of their compounds are water soluble bases, therefore we call them alkalis. Am I absolutely clear? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक रीजन अल्कली कहने का और भी होता है अलीना सबाहत, और वो ये होता है कि अल्कली ना अरबिक में अल्कली कहते हैं, अरबिक में, और ये मैं नहीं कह रहा, बुक में मौजूद है, अल्कली कहते हैं ऐश को। ऐश्वर्या राय वाला ऐश नहीं है ये, ऐश खाक राख, लकड़ी को जब जला देते हैं तो वो जो सिल्वरी ग्रे कलर की जो राख बन जाती है, ऐश, तो अल्कली उसको भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ दीज मेटल्स अपेयर लाइक ऐश, ठीक है, इनके जो कंपाउंड्स हैं, इनके जो मेटल्स हैं, ये अपनी मेटेलिक स्टेट में शाइनी नहीं होते, बल्कि दे अपेयर सिल्वरी ग्रे, look like solid ash, therefore that is also one of the reason that we use the word alkali with them। ठीक है जी, सो ये हो गई पहली बात। अब आ जाओ दूसरी बात की तरफ, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मजीद यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगे हैं। अलीना आप हमारे साथ हैं मौजूद? यस सर। अच्छा जी, तो अभी दो तरह के बच्चे हमारे साथ हैं, एक वो जो रात को जागते हैं इसलिए कि अब सोने का टाइम शुरू हो गया है, और एक वो होंगे जिसका बहुत ही कम इम्कान है, जो रात को सोए होंगे और शहरी में उठ गए हैं और उनको दे आर अर्ली राइजर्स एंड दे हैव टू स्टार्ट देयर डे नाउ। लेकिन मेजॉरिटी रमजान में ना इस वक्त सब सोने का टाइम लोगों के हो जाता है, जो अजीब सी बात है। अफसोस होता है उनके लिए जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, बिकॉज उनको तो जाना है, ये तो नहीं कि रात में वो काम करेंगे। कोशिश किया करें रात को नींद ले लिया करें, बायोलॉजिकल रिदम, अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, जिंदगी में आगे जाना है, पता नहीं क्या कुछ करना है, रात को जागने की आदत ठीक नहीं है। हालांकि रात में नींद कम होती है रमजान के अंदर, लेकिन ये कोशिश करें 12-1 बजे तक सो जाएं, 3-3:30 तक सो जाएं, फिर सुबह भी 1-2 घंटे सो जाएं, 7-8 बजे तक सो जाएं भले से। लेकिन वो जो रूटीन बनाया हुआ है ना कि 9-9-10, बल्कि 9-9-10 कम बोल रहा हूँ, जोहर तक सोते पड़े, तो वो वाला हिसाब किताब बिल्कुल गलत है। ये उसमें फिर क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम जो आपका कीमती टाइम है ना वो जाया हो रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। खैर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में इस वक्त जो प्रॉपर्टीज हम बाय बुक अगर हम लेकर चलें तो जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो हैं, अल्लाह भला करे, आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं यहाँ जो हेडिंग में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहली प्रॉपर्टी है बेटा एटॉमिक साइज,
एंड आयोनिक साइज या आयोनिक रेडियस। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, साथ मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। दूसरी प्रॉपर्टी है यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी। जिन्होंने फिजिकल पढ़ी हुई है वो जानते हैं क्या है ये, मैं भी जिक्र भी कर दूंगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। और यहां पर मैं एक चौथी प्रॉपर्टी खुद ऐड कर रहा हूं जो कि मुझे आगे जाके इस्तेमाल करनी है, और वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जनाब शुरू करते हैं। देखिए जनाब, एटॉमिक साइज या बाकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए सबसे जरूरी जो काम है ना वो ये है कि आप जल्दी से इनकी कॉन्फ़िगरेशन समझ लें। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है भाई वो होता है 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ये मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबको आती होगी, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2, यहां कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। भाई ये याद आ रहा है सबको? क्योंकि ऑर्गेनिक के बाद काफी अरसे बाद ये कॉन्फ़िगरेशन जिक्र हो रही है, तो ऐसा ना हो कि किसी को याद ही ना आ रहा हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ठीक है जी, यही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। क्या सबको कॉन्फ़िगरेशन कैसे ये बनी है ये क्लियर है? Yes, sir. सर एक बार छोटी सी रिवीजन दे देंगे? बेटा छोटी सी रिवीजन नहीं हो सकती, अब तुमने चूंकि पढ़ी नहीं मुझे याद आ गया, तो मैं तुम्हारे लिए बस इतना हेल्प कर सकता हूं कि तुमने ओ लेवल्स में पढ़ी थी ना 288 वाली कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप 4 की कॉन्फ़िगरेशन करें तो जी ये सर। 2,2 है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,2 है, और यहाँ करें तो 2,8,8,2। तो तुम क्या देख रहे हो, जो दिखाना चाह रहा हूं वो क्या है, वो ये है कि जब तुम ग्रुप में बेरिलियम से नीचे उतर रहे हो तो हर स्टेप पर तुम देखो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। 4 से 12 हो गए, 12 से 20 हो गए, बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेम शेल में अकोमोडेट नहीं हो रहे, बल्कि आप देखिए पहले वाले के अंदर ये फर्स्ट शेल है, ये दूसरा शेल है, दूसरे वाले के अंदर ये फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल भी फिल हो गया, थर्ड शेल आ गया, फिर तीसरे वाले के अंदर ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। तो आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं, ये बात बहुत ऑब्वियस हो जानी चाहिए कि एट एवरी स्टेप जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से शेल्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। क्या ये बात नजर आ रही है आपको? यस सर। यानी इसका सीधा Yes, सीधा sir. मतलब क्या हो गया? इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अगर ये मान लो कि बेरिलियम का साइज है, तो उसके बाद जब हम नीचे आ रहे हैं तो मैग्नीशियम का जो साइज है वो इससे बड़ा है, और उसके बाद और नीचे आ जाएंगे, लेट्स से और नीचे आ जाएं तो कैल्शियम का साइज उससे भी बड़ा है। यस और नो? क्या ये बात ऑब्वियस है भाई? इस बात का रेफरेंस समझ में आता है सारे बच्चों को कि ऐसा Yes, क्यों sir. कहा हमने? क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन से नजर आ रहा है अमान कि एज वी आर मूविंग एट एवरी स्टेप जो शेल है ना वो ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा जरा समझें। बहुत सिंपल है, ये चैप्टर 3 में ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर चैप्टर 3 आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो आप देखें कि जैसे जैसे आप दूर जो नीचे जा रहे हैं तो वैसे वैसे न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा? यस सर। बढ़ता जा रहा है। और जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स पर वो स्ट्रांग होती जाएगी, वीक होती जाएगी? वीक होगी सर। भाई मुझे सबका जवाब क्यों नहीं आ रहा है? तो एज वी आर मूविंग डाउन, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं इन ग्रुप, तो क्या चीज नजर आ रही है सारे बच्चों को कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड। यस और नो? Yes, sir. क्या ये बात सबको वाजे है? अबीहा, अलीना? सर। और नंबर ऑफ शेल्स ऐड होने से क्या हो रहा है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। यस और नो अलीना? और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अलीना मुबीन आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अमान हम किसे कहते हैं कि जो न्यूक्लियस की जो गिरफ्त होती है ना, न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो डेफिनेटली डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है। यस और नो? अब ये कॉन्सेप्ट इसलिए दोबारा रिवाइज करना जरूरी था कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस कर हम सारी बातों को समझेंगे, और उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट रिकॉल हो चुका हुआ है। सो अगर मैं अब वापस आ जाऊं पहली प्रॉपर्टी पर जो मैंने लिखी थी, एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज, तो बेटा क्या कहेंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एज वी मूव डाउन इन ग्रुप 2, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से वो एक शेल में अकोमोडेट नहीं हो पाते, जिससे शेल बढ़ता है, शेल ऐड हो जाता है। जब शेल ऐड हो जाता है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस की जो गिरफ्त होती है, न्यूक्लियस की जो पकड़ होती है, वो क्या हो जाती है बेटा, कमजोर हो जाती है। और जब वो पकड़ बच्चों कमजोर हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर दूर निकल जाते हैं और ज्यादा, और साइज क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको, साइज क्या होता हुआ नजर आ रहा है बेटा, Increase. बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है साइज। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखना चाहें, और सेम विद आयोनिक साइज, आयोनिक साइज में क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं भाई, सारे ग्रुप 2 के सब दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जाहिर है जिसके एटम का साइज बड़ा होगा उसके आयन का साइज भी बड़ा होगा, जिसके एटम का साइज बड़ा होगा उसके आयन का साइज भी बड़ा होगा। बहरहाल तो समझने की बात यहां पर यह है, फिर से बता दूं, समझने की बात यहां पर यह है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अगर वो आपके जहन में आएगा, जहन में रहेगा, तो बहुत आसानी के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज कर दिया। क्या एटॉमिक साइज आयोनिक साइज का ट्रेंड समझ में आ गया? यानी अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछता है कि कंपेयर द आयोनिक साइज ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन, तो आप क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन में कैसे कंपेयर करोगे कि मैग्नीशियम से जब आप कैल्शियम आयन में आते हैं तो साइज बड़ा हो जाए, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से साइज बड़ा हो जाता है, जब साइज बड़ा हो जाता है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन दूर दूर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम आयोनिक रेडियस में क्या ट्रेंड देखते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड देखते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है किसी को तो अभी पूछो बेटा। No, sir. ओके, Sir, अब ionization energy कम होगी ना? अब आयोनाइजेशन एनर्जी पर आ रहा हूं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, उसी को भी जल्दी जल्दी समझ लो। आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर डेफिनेशन तो मैं याद दिलाऊं तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पढ़ाया गया है बेटा, क्या होती है अभी अभी याद दिला देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता था कि बेटा इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। आसान लफ्जों में क्या कॉन्सेप्ट था बेटा कि किसी एटम के शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं है ना भाई, इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है न्यूक्लियस ने। तो जाहिर है कि अगर मैंने अमान को पकड़ा हुआ है और अमान को किसी ने छुड़ाना है तो उसने उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो जिससे मैंने अमान को पकड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी यही चीज है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि अंडर द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस होता है, सो इफ वी वांट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन वी नीड टू इनर्जाइज एटम, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एटम को ताकि इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करे और न्यूक्लियस के कंट्रोल से रिलीज हो जाए। उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को बच्चे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब अमान जरा जल्दी से यही कॉन्सेप्ट लगा लो जो अभी सिखाया है और इतना आसान हो जाएगा कि जब हम ग्रुप में नीचे जा रहे थे तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की गिरफ्त कमजोर हो रही थी। तो बच्चों बताना मुझे कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुआज आसान हो जाएगा या मुश्किल? मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, नीचे डाउन द ग्रुप मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा नहीं आसान हो जाएगा, भाई। इलेक्ट्रॉन जब
जी, इलेक्ट्रॉन जब दूर, देखो डायग्राम देखें, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जब न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियस की जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन्स पर वो कमजोर होती जा रही है, तो उसे बहुत आसानी के साथ कम एनर्जी के साथ आप रिमूव कर सकते हैं। तो नजर क्या आया ट्रेंड हमें कि एज वी मूव डाउन इन ग्रुप 2, और ये सिर्फ ग्रुप 2 में नहीं, तमाम जगह पर अप्लाई होता है। एज वी मूव डाउन इन ग्रुप 2, तो हम क्या देखते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। क्या मतलब कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकालना है तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कंपैरेटिवली कम एनर्जी पर निकल जाएगा। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन है, वो और ज्यादा कम एनर्जी पर निकल जाएगा। इसी तरह स्ट्रोंशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो और लोअर वैल्यू ऑफ एनर्जी पर निकल जाएगा, क्योंकि वही रीजन है जो बार बार ऊपर बता रहा हूं कि एज वी मूव डाउन नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन्स मूव अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉनिक जो गिफ्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है, एंड देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें लेस एनर्जी देनी पड़ती है। तो खुलासा क्या हुआ बेटा, ट्रेंड क्या हुआ कि एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इज दैट क्लियर? Degrees. Yes, sir. एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? अभी हाँ, मुआज, अमान जी। No, sir. No, sir. ठीक है, यानी अगर हम बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएंगे तो साइज बड़ा होता जाएगा, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी, विच मींस कि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो सबसे रेडिली जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किसका निकलेगा, बेरियम का निकलेगा, बिकॉज ऑफ ह्यूज साइज। उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, एंड विद वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो आसानी से बाहर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Yes, बेटा sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये आप अच्छे से जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन भी आपको साथ साथ बता दूं। अच्छा, रीजन मैंने सारा ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं रीजन बार बार लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ वर्बली बता रहा हूं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर याद हो, मैंने बॉन्डिंग में भी पढ़ाई है, चैप्टर 3 में भी पढ़ाई है, और इसको अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा एक ही तरीके से बताता हूं कि ये क्या होती है, शानेबाजी, ठरकपन ऑफ एन एटम। क्या मतलब होता था इसका, अगर इसको डेफिनेशन एग्जैक्टली याद करें तो क्या होता था बेटा, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई, आसान लफ्जों में देखिए, हर एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन तो है ही है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा उसके बराबर में जो एटम्स मौजूद हैं, अगर वो उन्हें भी अट्रैक्ट कर रहा है तो इस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यानी शेयर्ड पेयर से मुराद ये होती है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला दूसरा पड़ोसी का जो इलेक्ट्रॉन है, आपका अपना नहीं। शेयर्ड पेयर से मुराद ये है कि जो पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन, यानी हम इसको यूं समझते थे कि अपनी बीवी के होते हुए पड़ोसी की बीवी को लाइन मारना, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुआज, अब तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि तुम्हारे स्टाइल में समझाया मैंने। Yeah. अपनी बच्ची के होते हुए दोस्त की बच्ची पर लाइन मारना, उसे फ्लर्ट करना। अमान, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। जी सर। ठीक है ना। सो मेरे बच्चा, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ हालात क्या है, आए इसका ट्रेंड देखते हैं। जब आप ग्रुप 2 में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको नजर आ रहा है कि साइज बड़ा हो रहा है। इफेक्टिव देखो एक कॉन्सेप्ट कितना यूजफुल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा था, कम, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है तो जो एटम के अपने इलेक्ट्रॉन है वो ही उसके काबू में नहीं है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ, Yes, एक sir. आदमी की अपनी बीवी से ही वो रोज पिटता हो तो बेचारा वो तो औरत जात से ही तौबा कर लेगा ना। जो बाहर लफड़े कौन करेगा, जो घर के अंदर अपनी बीवी को दबा के रखा हो उसने, उसको पता हो बीवी तो कुछ कर नहीं सकती, मेरी काबू में है, तो वो बाहर जो है ना वो हर तरह की हरकतें करेगा। और जो बेचारा अपनी बीवी से ही रोज मार खाता होगा जाकर, वो बेचारा डर के रहेगा कि भाई ओहो, अगर अभी तो कुछ नहीं किया तो इतनी मार खाई है जी, कुछ कर लेंगे तो अल्लाह ना करे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जो बेटा जब साइज बड़ा होता जा रहा है तो न्यूक्लियस के अपने इलेक्ट्रॉन्स पर ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। तो जो शेयर्ड पेयर है, जाहिर है वो तो उसके भाई पहले अपना शेल खत्म होगा, उसके बाद दूसरा एटम शुरू होगा ना, तो इसका मतलब है दूसरा एटम तो और दूर हो गया।
तो डेफिनेटली डिस्टेंस का फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर भी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, तो साइज बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर की जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। खुलासा क्या होगा कि एज वी मूव डाउन, बच्चों क्या लिखेंगे, एज वी मूव डाउन इन ग्रुप, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इज दैट क्लियर? और ये सारी कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अप्लाई होते हैं। तो जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी मैंने खुद ऐड की है ताकि आगे मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे सकूं। रिएक्टिविटी आप जानते हैं मेटल्स हैं, और मेटल्स के बारे में आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग तो करते ही नहीं है, ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग, और आयोनिक में दे ऑलवेज टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यानी और ग्रुप 1 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ग्रुप 2 है तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हासिल करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं? 2. 2। इसीलिए दे ऑलवेज लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म M+2 आयन। अब ग्रुप 1 से अगर हम कंपेयर करें तो ग्रुप 1 के मेटल्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, वो फौरन लूज कर देते हैं। और ग्रुप 2 को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं, तो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन ग्रुप 1 और 2 का नहीं है, बल्कि कंपैरिजन है विद इन ग्रुप 2। तो अगेन वही बात आ गई, जब हम बेरिलियम से कैल्शियम की तरफ जा रहे हैं फिर वही बात आ गई कि साइज बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग इजियर और डिफिकल्ट? Easier. इजियर। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्या ख्याल है? और सबसे नीचे जो एलिमेंट आ रहा है बेरियम और रेडियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्या ख्याल है? बिकॉज ऑफ ह्यूज साइज इनका जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है उस पर वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से लूज हो जाएगा, और दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम थी इनकी, है ना? तो मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इनमें, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? जो टॉप वाला है। इसीलिए बेरिलियम की बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं, और सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन से होंगे? जो बॉटम वाले हैं। क्या ये बात सेंस बना रही है अमान? तो मेटल का Yes, जो sir. रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। रीजन ये होता है कि मेटल रिएक्ट करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज एज वी मूव डाउन इन ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स मच इजियर, देयरफॉर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली। So that is all about the properties of group 2. Am I absolutely clear? Reasoning के साथ समझ में आ गई है या बस रट्टा लगाओगे इसका? समझ आ गया। Yes, sir. समझ आ जी अलीना मुबीन मुआज, अलीना जी सर, समझ आ मुबीन, गया। अलीना मुबीन मुबश्शिर का आवाज नहीं आ रहा हमको? लगता है अलीना मुबीन मुबश्शिर पहली बच्ची हैं जो क्लास में डाउन हो चुकी हैं, आई मीन सो चुकी हैं। कोई जवाब नहीं है, चलो सो गई होगी लड़की हमारी, लगता है क्लास लेते लेते सो गई। ये जिब्रान साजिद कौन है भाई? हु इज जिब्रान? ये जिब्रान साजिद कौन है भाई? हेलो, सर आई एम न्यू। अरे तो न्यू बच्चों कहां से आ गए अचानक से? हमें तो कुछ पता नहीं है कि आप कहां से आए हो भाई। और ये कौन सा टाइम है नए बच्चे के आने का यार? क्या मई जून के लिए हो, अक्टूबर नवंबर के लिए हो आप? माइक ऑन कर लो यार, तुम चैट पे लिखोगे अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हो। तो तुम क्लास में भी आज लेट आए हो, अगर आ भी गए हो तो यार बंदा आके कोई वेलकम हेलो आए तो कर लेता है कि बंदा पता तो चले कि कोई आया है क्लास के अंदर यार। अच्छा तो अब मैं तुम्हें इतना बता दूं, तुम क्या बेटा प्राइवेट स्टूडेंट हो या स्कूल से कर रहे हो? सर गलती हो गई, प्राइवेट हो। अच्छा तो भाई प्राइवेट हो तो भाई इतना बता देते हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है, ठीक है, और इसमें आज ही एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया है विच इज ग्रुप 2, ठीक है, और ये ग्रुप 2 का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है बस, ठीक है। अब आई डोंट नो कि तुमने कितना पढ़ा है,
व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि एटलीस्ट जो है अब तुमने ग्रुप 2 से ज्वाइन किया है तो ग्रुप 2 तुम्हें पूरा आना चाहिए। एंड आई डोंट नो कि कौन से रीजन से तुम ज्वाइन कर चुके थे, तुम्हें कुछ बात समझ में आई है अभी तक जो हमने की है? ओके चलो, तो अब हम आ जाते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 पर। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2। बहुत आसान है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2। और पैटर्न, बार बार कह रहा हूं कि पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि चैप्टर जो है ना साथ साथ याद हो जाए। मैं बार बार कहता हूं इनऑर्गेनिक अगर आपने पहले से कर ली हो ना तो एंड में सारा फिर दोबारा याद करना पड़ता है। द रीजन इज कि आपके जहन से पैटर्न चला जाता है, और जब आप पैटर्न लूज कर जाते हैं तो आपको लगता है यार ये तो पता नहीं कैसे याद होगा, ये तो याद ही नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट इसको करने का तरीका ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा लेट करें, दूसरा ये कि साथ साथ कर लें इसको। यानी ये कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन जब टीचर एक यूनिक स्टाइल में आपको करा रहा होता है ना तो उस वक्त दिमाग आपका बड़ा आसानी से कैच कर लेता है। और जब आप वो पैटर्न जो है ना वो लूज कर जाते हैं तो और उसको फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो इतना ड्राई और इतना बोरिंग हो जाता है कि आपको लगता है कि यार ये याद करना तो नामुमकिन है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 में शुरू हो जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप रिएक्टिविटी तो समझ गए कि एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप साइज बढ़ता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी बात हम करेंगे वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे बेटा वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब ये प्रॉपर्टी समझना है थोड़ा सा बेटा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बार बार बता रहा हूं कौन कौन से एलिमेंट्स थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम की बात आमतौर से नहीं होती क्योंकि रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है आपको पता है वो डीके करता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल आमतौर से रेडियम की बात नहीं कर रहे होते। अब याद रखना बेरिलियम जो है ना ये बड़ा मनहूस एलिमेंट है, और बेरिलियम ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन है ग्रुप 2 के अंदर। और यहां रिएक्टिविटी के लिए तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बेरिलियम आपको पता है लीस्ट रिएक्टिव है। भाई जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, अभी हमने बात की ना कि जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में बेरिलियम से बेरियम की तरफ साइज बढ़ता है और रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो उस रेफरेंस से बेरिलियम जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें बेरिलियम पे सही यानी वो फॉलो नहीं होती जो बाकी पर होती है। तो हम यूं लिखेंगे कि एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? बर्न हो जाएगा ना, बर्न विद ऑक्सीजन विद ब्राइट फ्लेम्स। यहां पर फ्लेम का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको हिंट में इस्तेमाल करने। फ्लेम्स टू गिव ऑक्साइड्स। आए जरा समझाता हूं आपको क्या क्या कहा मैंने। देखिए एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और एक और रीजन भी है थोड़ी देर बाद बताता हूं। बेरिलियम के अलावा आ जाए मैग्नीशियम से ले लें, तो मैग्नीशियम का अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, इसी तरह उसके बाद फिर कौन है, कैल्शियम का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे यानी बर्निंग कंबशन रिएक्शन होगा ये। इसी तरह फिर स्ट्रोंशियम का कराएंगे या बेरियम का कराएंगे, तो ऑल ऑफ देम विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, विल कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड्स। यहां बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां बन जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड, यहां बन जाएगी बेटा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और यहां पर बन जाएगी बेरियम ऑक्साइड। और यहां जो कैरेक्टरिस्टिक बात है ना वो है इनका फ्लेम कलर, ठीक है। दे ऑल बर्न विद अ ब्राइट फ्लेम। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मैग्नीशियम का जो फ्लेम होता है वो व्हाइट होता है, व्हाइट फ्लेम होता है, ब्राइट व्हाइट। देखा है फुलझड़ी जब जलाते हैं, फुलझड़ी जलाइए कभी, तो वो जो फुलझड़ी जब जला रहे होते हैं तो दैट इज व्हाइट फ्लेम। इसके अलावा इसका जो फ्लेम होता है कैल्शियम को जब आप जलाते हैं तो कैल्शियम का जो फ्लेम होता है वो होता है ब्रिक रेड। ब्रिक रेड कौन सा है? जब चूल्हा जलता है ना, चूल्हे में जो रेड आ रहा होता है वो ब्रिक रेड है। इसी तरह स्ट्रोंशियम को जब जलाते हैं तो इससे आता है क्रिम्सन रेड। ये कलर्स याद रखने होंगे, वजह क्या है इसकी अभी बताता हूं। और
बेरियम को जब जलाते हैं तो बेरियम का जो फ्लेम का कलर है वो आता है एप्पल ग्रीन कलर। मैं भी दिखाता भी हूँ ये कलर एग्जैक्टली कैसे, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। व्हाइट और ग्रीन के दरमियान में है रेड, दो तरह का, ब्रिक रेड और क्रिम्सन रेड। देखो समझना ये है कि ये जानना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में जो सवाल तुम्हें नजर आएगा ना, तो उसमें वो जिक्र करेगा एक एक्स एलिमेंट का और एक्स कंपाउंड का, और फिर उसके बारे में आपको हिंट प्रोवाइड करेगा। और अगर आप उस हिंट को कैच नहीं कर पाए तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो किसकी बात कर रहा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस, दोस पर्टिकुलर केसेस, वो आपको फ्लेम कलर की हिंट देगा। तो अगर आपको कह रहा है एप्पल ग्रीन कलर का फ्लेम आ रहा है तो वहीं आप पकड़ लोगे बेरियम का रिएक्शन है या बेरियम की बात हो रही है। और अगर आपको नहीं याद होगा, आप वहां बेरियम नहीं पकड़ पाए, आगे जाके वो फॉर्मूला पूछेगा आपसे, आगे जाके और चीजें पूछेगा, नहीं बता पाओगे तो अगेन स्ट्रगल कर जाओगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कलर्स एग्जैक्टली कैसे हैं।